हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि भूकंप क्या होता है और भूकंप के बारे में हम लोग जितना सारा वीवीआई कंसेप्ट है या जितना इससे संबंधित क्वेश्चन बनने वाला है एग्जाम में, सारा के सारा इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, आइए। एक तो होता है सर भूकंप। भूकंप होता क्या है सर, इसका वजह क्या है, आखिर भूकंप आता क्या है, इसका कारण क्या है, इसको अध्ययन क्या कहलाता है सर, अध्ययन। इसको मापा किस में जाता है, मापा किस में जाता है, ठीक है, यानी मेजरमेंट क्या है इसका, मापा किस में जाता है। ठीक है, आइए देखिए भूकंप का हम लोग आज कारण का जानेंगे कि सर भूकंप आखिर आता क्यों है। देखिए हर एक वैज्ञानिक अपना अपना मत दिए, प्रत्येक वैज्ञानिक ने अपने अपने हिसाब से भूकंप को परिभाषित किए। ठीक है, कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी के जो सेल है ना, सेल माने जो नीचे चट्टान है, उसके अवरोध उत्पन्न से, अवरोध के से जो विक्षोभ उत्पन्न होता है। अब अवरोध के विक्षोभ कहने का मतलब सर इसको बताइए तो आराम से आज अगर हमसे भूकंप नहीं सीखे तो किसी से नहीं। ठीक है, अगर हमसे नहीं तो किसी से नहीं, कहने का मतलब है दोस्त कि ये हो गया मेरा पृथ्वी, ये हो गया पृथ्वी। ठीक है, ये मेरा पृथ्वी हो गया। और पृथ्वी के जब नीचे आओगे ना दोस्त, तो मान लो ये मेरा चट्टान हो गया, ये चट्टान हो गया। ठीक है, ये चट्टान हो गया, ये सब चट्टाने हैं। अब क्या होता है, ये मान लो सेल है, सेल कहने का मतलब है सर, सेल कहने का मतलब चट्टान, सेल चट्टान, कोई दिक्कत है, सेल चट्टान को ही बोलते हैं। अब होता क्या है कि सेलों के अवरोध के कारण, यानी सेलों के विक्षोभ के कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है। ठीक है सर, यानी कहने का मतलब है दोस्त, देखो जब ये सेल, ये जो सेल देख रहे हैं आप, इससे टकराएगा, इससे जाएगा, यानी ये इसमें या इसमें ये जाएगा और टक्कर खाएगा अपने से, तो एक कंपन उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, एक कंपन उत्पन्न होगा। अपने से देखते होंगे कि जब दो चीज हम लोग टकराते हैं तो उससे क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है। ठीक, कंपन उत्पन्न होता है। वही कंपन क्या करता है, वही कंपन भूकंप का वजह बनता है, वही कंपन भूकंप का वजह बनता है। या ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, तो जब टक्कर खाएगा ना दोस्त, टक्कर, तो समझ जाओ कि किसका निर्माण होगा, तरंग का, यानी वेव का निर्माण होगा। और वेव का निर्माण होगा तो क्या करेगा, वही क्या करता है कि कंपन लाता है, विक्षोभ उत्पन्न करता है, कंपन लाता है, जिससे हमें यहाँ पर पृथ्वी दहल जाती है, यानी हिल जाता है। ठीक है, हिलने से क्या होता है कि यहीं से भूकंप का हमें एहसास पता चलता है, यानी मालूम चलता है, एहसास होता है। ये सर हम सुने हैं ना कि भूकंप आता है ना तो कहीं पर दरारें पड़ जाती हैं। दोस्त गौर फरमाइएगा, देखो मान लो कि यहाँ के लेयर इतना स्ट्रांग है और ये पृथ्वी का मेरा यहाँ इतना स्ट्रांग है, इधर एकदम पतलू सा है। तो अब सोचो कि कहां पर अगर विक्षोभ उत्पन्न होगा, अगर विक्षोभ उत्पन्न होगा मेरे भाई, आराम से समझना, अगर विक्षोभ उत्पन्न होगा तो सबसे पहले जहां का लेयर कमजोर होगा, जहां का लेयर पतला होगा, वहीं पर कंपन द्वारा छिद्र हो जाएगा, यानी फट जाएगा। समझ रहे हो ना, कहने का मतलब है दोस्त कि देखो ये मेरा सेल है, इससे टकराया, ये सेल इससे टकराया, तो इससे जो विक्षोभ उत्पन्न हुआ ना दोस्त, तरंग उत्पन्न हुआ, तो जोर से तरंग लाता है, विक्षोभ लाता है। अब विक्षोभ लाएगा ना, तो अगर यहाँ के लेयर कमजोर रहेगा ना, अगर इधर टकराया है तो समझो कि यहाँ दरार फैला देगा। क्या कर देगा, दरार फाड़ देगा, दरार। ठीक है, अगर अधिक तीव्रता के होगा तो और अधिक दरार पैदा करेगा, जिससे घर मकाने गिर जाती हैं। ठीक है, भूकंप की उत्पत्ति का कारण जान गया कि भूकंप कैसे बनता है। और सर और क्या दूसरा कारण हो सकता है, तो देखो एक तो होता है कि ज्वालामुखीय विस्फोट। बाबू ज्वालामुखीय विस्फोट, अब सर ये बताइए ना सर, बहुत हम लाचार हैं, ये चीजवा को जो है ना हमको कोई मास्टर समझाने नहीं करता है ना। भूकंप कहता है भूकंप है, अब भूकंप का अध्ययन बता देगा, अब मापेंगे किसमें बता देगा। लेकिन आज सर आपसे क्लियर हुआ ना कि भूकंप एक्चुअली कैसे निर्मित होता है। ठीक है, और सर कारण, तो इसका और कारण सर है वोल्केनो, यानी ज्वालामुखी का विस्फोट होना। कारण में ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट। ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट। अब सर चलिए देखिए, अब भूकंप का स्टडी कहेगा ना, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी, भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी
कहलाता है। ठीक है, ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है। ठीक है, अब देखिए भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी होता है। भूकंप को सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। भूकंप को सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। ठीक, ये अगला क्वेश्चन हो गया। देखिए, और भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल से मापा जाता है। यानी अगर कहेगा ना दोस्त, इस सब क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता किस में मापा जाता है, तो रिक्टर स्केल। ऑप्शन रिक्टर स्केल का आविष्कार किसने किया था, तो रिक्टर स्केल का आविष्कार किसने, तो चार्ल्स रिक्टर ने 1935 ईस्वी में किया था। ठीक है, ये भी देखिए बहुत मोस्ट भी यही है। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में कि भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप को सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। ठीक है, सिस्मोग्राफ पैमाना द्वारा मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता के बात करें ना दोस्त, तीव्रता को रिक्टर स्केल द्वारा, यानी रिक्टर स्केल से मापा जाता है। अब रिक्टर स्केल का सर आविष्कार किसने किया था, तो पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो चार्ल्स रिक्टर ने 1935 ईस्वी में किया था। अच्छा सर, रिक्टर जो स्केल है ना मेरा, गौर फरमाइएगा। ठीक है, देखिए रिक्टर स्केल पर 1 से 9 तक पाठ्यांक रहता है। रिक्टर स्केल पर, यह भी पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रिक्टर स्केल पर कितना पाठ्यांक रहता है, तो रिक्टर स्केल पर 1 से लेकर 9 तक पाठ्यांक रहता है। यानी रिक्टर स्केल जो है ना दोस्त, उस पर कितना से, रिक्टर स्केल पर 1 से लेकर 9 तक पाठ्यांक रहता है। अब मान लीजिए दोस्त, ये हो गया मेरा रिक्टर स्केल, यहाँ हो गया 1, यहाँ मेरा हो गया 1, तो यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3, ऐसे ही डॉट चलते कहाँ तक, तो 9 तक रहता है। कहाँ तक, 9 तक। और गौर फरमाइएगा, प्रत्येक पाठ्यांक में देखिए, प्रत्येक पाठ्यांक पिछले की तुलना में 10 गुना, कितना, 10 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। शक्तिशाली होता है। अर्थात सर देखिए, एक पाठ्यांक यहाँ से चालू हुआ था 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, ऐसे ही चले जाएगा 9 तक। ठीक है, अब प्रत्येक पाठ्यांक के बीच कह रहे हैं ना, अपने आप से 10 गुना अधिक होता है। यानी देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 10 हो गया ना, यानी 10 गुना अधिक होता है। यानी इन दोनों पाठ्यांक के बीच कितने का अंतर होता है दोस्त, तो 10 का। उसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी इसमें भी 10। तो प्रत्येक पाठ्यांक एक दूसरे से 10 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। ये सारा कॉन्सेप्ट मेरा रिक्टर स्केल के रहा। अब सर ये बताइए ना कि भूकंप के जब बारे में बताएं, तो और भूकंप को बताइए ना कि कितने टाइप का होता है। तो देखो इधर ध्यान से देखना मेरे दोस्त, देखो भूकंप कहे ना,
तो भूकंप बेसिकली भूकंप में तीन प्रकार का तरंग निकलता है। तीन प्रकार के तरंग निकलता है। पहला प्राथमिक तरंग, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी वेव। इसको कहते हैं सेकेंडरी वेव, यानी द्वितीयक तरंगे या सेकेंडरी तरंगे। द्वितीयक के लिखो ना, द्वितीयक तरंगे लिखो, यानी सेकेंडरी वेव्स। ठीक, यहाँ भी एस लगा दो, वेव्स। ठीक है। अब देखिए थर्ड अगर पूछे ना दोस्त, तो थर्ड अगर कौन सा हो जाएगा, एल तरंगे। कौन सी? एल तरंगे यानी एल वेव्स। ठीक है। ये तीन प्रकार की तरंग जनरेट होती है, यानी कहीं भी भूकंप अगर होगा ना दोस्त, तो वहाँ पर कितने प्रकार के तीन प्रकार की तरंगे जनरेट होती हैं, यानी उत्पन्न होती हैं। प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और एल तरंगे, यानी प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और एल वेव्स। ठीक है। अब आइए हम लोग प्राथमिक तरंगे के बारे में जानते हैं। इससे पहले बताएंगे कि भूकंप जहाँ पर आता है तो अधिकेंद्र किसे कहते हैं, केंद्र किसे कहते हैं, गौर फरमाइएगा। ठीक है। अभी फिगर में देखिए, इतना तो तीन टाइप के तरंगे जनरेट होती हैं। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, हम फिगर के द्वारा इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, देखिएगा। मान लीजिए दोस्त, ये मेरा पृथ्वी हो गया, ये क्या है, पृथ्वी है। अगर यहाँ से भूकंप मेरा जनरेट हो रहा है, भूकंप कहाँ से जनरेट हो रहा है, यहाँ से। यहाँ केंद्र है, देखिए केंद्र। ठीक है। यहाँ अगर बाबू केंद्र है, गौर फरमाइएगा, तो इसके जस्ट ऊपर जहाँ पृथ्वी पर आकर यह स्पर्श करेगा ना, यानी यहाँ से वेव जो जनरेट होगा, यहाँ पृथ्वी को टच करेगा, तो इसको कहेंगे अधिकेंद्र। इसको कहेंगे अधिकेंद्र, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं एपिसेंटर। अब सर ये मामला क्या है, एपिसेंटर इसको कहते हैं, यानी यहाँ हो गया पृथ्वी, तो पृथ्वी पर यानी केंद्र के जस्ट ऊपर में क्या होता है, अधिकेंद्र होता है। अर्थात इसको इंग्लिश में एपिसेंटर कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर सेंटर हो गया, इसके जस्ट ऊपर में क्या हो गया, अधिकेंद्र हो गया। अब देखो, यहाँ से जब भूकंप मेरा जनरेट होगा ना, तो जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे केंद्र कहते हैं। भूकंप की उत्पत्ति के जस्ट ऊपर पृथ्वी के सरफेस को क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। यानी केंद्र के जस्ट ऊपर जहाँ पृथ्वी पर टच करेगी, वहीं उसी को क्या कहेंगे, अधिकेंद्र कहेंगे। अच्छा सर, ये भी समझ गए। तो देखिए, तीन प्रकार के तरंग जनरेट होती हैं। अगर भूकंप आएगा ना, तो यहाँ से तीन प्रकार की तरंगें जनरेट होगी, तीन प्रकार की। यानी देखिए, प्राथमिक तरंगे, पहला कौन था, लिखे थे ना अभी, प्राथमिक तरंगे। ठीक है। अब प्राथमिक तरंगे जो है ना सर, इसे पी द्वारा सूचित करते हैं, पी द्वारा सूचित करते हैं, इसे पी द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है सर, इसे पी द्वारा सूचित करते हैं। इसका चाल 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अच्छा सर, यह पृथ्वी के किसी भी परत से होकर गुजर सकता है। यानी सॉलिड से लिक्विड में भी जा सकता है, या पृथ्वी के किसी भी परत से होकर गुजर सकता है। प्राथमिक तरंगे
और क्या है सर, तो यह सबसे तीव्र होता है, यह सबसे तीव्र गति का तरंग है। अच्छा सर, यह जब सबसे तीव्र गति का तरंग है तो क्या होगा सर, तो पृथ्वी के सतह पर सबसे पहले पी तरंगे ही पहुंचता है। यानी पृथ्वी के सतह पर सबसे पहले कौन सर पहुंचेगा, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से जनरेट होगा ना, तो सबसे सड़क दे यहाँ पृथ्वी के सतह पर पहुंचेगा कौन, पी तरंगे। इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसे पी द्वारा सूचित करते हैं। पृथ्वी के किसी भी लेयर से होकर, परत से होकर गुजर सकता है। अर्थात सर किसी भी माध्यम में या किसी भी माध्यम से होकर गुजर सकता है। अर्थात सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस से भी होकर गुजर सकता है। ठीक है। अब आइए, इतना सारा पी तरंगे, इसलिए इसे प्राथमिक तरंगे कहते हैं। ठीक। अब आइए सेकेंडरी तरंगे किसे कहते हैं, आइए उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि आखिर सेकेंडरी तरंगे क्या होती है। देखिए, सेकेंडरी तरंगे के बाद कहे ना दोस्त, यानी द्वितीयक तरंगे, यानी इसको इंग्लिश में सेकेंडरी वेव्स किसे कहते हैं सर, इसे सबसे पहले तो इसे एस द्वारा सूचित किया जाता है। इस द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है। यह केवल सॉलिड यानी ठोस सॉलिड से होकर गुजरता है। यानी यह केवल ठोस से होकर गुजरेगा। एस से हिंट देखना, क्लू देखना यहाँ पर, ट्रिक। एस से सेकेंडरी और एस से सॉलिड, यानी कहने का मतलब है कि सेकेंडरी केवल सॉलिड अर्थात ठोस से होकर गुजर सकता है। यह लिक्विड यानी द्रव या गैस में नहीं गुजरेगा। कौन, द्वितीयक तरंगे। इसका चाल कितना होता है सर, तो 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका चाल 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक। इसे गौण तरंगे भी कहते हैं। गौण तरंगे भी कहा जाता है। ये सर, अब इसे गौण तरंगे क्यों कहा जाता है सर, हमको बताइए ना, हम तो व्याकुल है जानने के लिए। देखो बाबू, इसको गौण तरंगे क्यों कहा जाता है, तो सबसे पहले बता देते हूँ कि गौण तरंगे किसे कहते हैं। ठीक है। इसे क्यों द्वितीयक तरंगे को गौण तरंगे कहते हैं, अब इसको समझाते हैं। ठीक। देखो, द्वितीयक तरंगे को गौण तरंगे क्यों कहा जाता है, ध्यान देना। देखो, द्वितीयक तरंग को गौण तरंगे क्या होती है, गौण तरंगे। ठीक। वैसी तरंगे जो द्रव में नहीं गुजर सकती हैं, उसे गौण तरंगे कहते हैं। देख बाबू, वैसी तरंगे जो द्रव में नहीं गुजर सकती हैं, उसी को क्या कहते हैं, उसे गौण तरंगे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू, गौण तरंगे कहते हैं। ठीक है। यानी जो द्रव से नहीं गुजर सकते हैं, सॉलिड से होकर गुजर सकती हैं, ठीक है, गैस से होकर गुजर सकती है, लेकिन द्रव से नहीं गुजर सकती हैं, उसको गौण तरंगे कहते हैं। अब देखो, थर्ड में हम बताए थे एल तरंगे, एल वेव्स यानी एल तरंगे। तीसरा जो बताया था ना मैं तरंग के बारे में, तो वहीं एल वेव ही इसको कहते हैं, वे एल वेव्स। अब सर एल वेव्स क्यों इसका नाम पड़ा,
इसका जो खोज किया था ना, इसका खोज लववाजे ने एल यानी लव ने किया था। इसका खोज किसने किया था? लव ने किया था। लव लव LOVE लव ने किया था। इसलिए इसे एल तरंगे कहा जाता है। इसलिए इसे एल तरंगे कहा जाता है, यानी इसलिए इसे एल तरंगे कहा जाता है। अच्छा सर, इसे लव ने किया था। अच्छा, इसका खोज लव ने किया था। हाँ सर, इसे HD लव ने खोज किया था। अच्छा सर, HD लव ने खोज किया था। HD लव ने खोज किया था, इसलिए इसे एल तरंगे कहते हैं। देखो, जैसे प्यार बड़ी खतरनाक होता है ना बबुआ, वैसा ही तरह से एल तरंगे का होता है, बड़ी खतरनाक होता है। जैसे तुम्हारे लिए प्यार खतरनाक होता है, प्यार में धोखा मिलता है ना, हाँ, कितना के दिल टूट गया होगा, उसी तरीक़ा से बाबू, उसी तरीक़ा से एल तरंग को भी ये बहुत खतरनाक होता है। जितना तरंगे बताए ना, यानी पी तरंगे बताए ना, प्राइमरी तरंगे, सेकेंडरी तरंगे, यानी कहने का मतलब प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स, इन दोनों से ज़्यादा खतरनाक कौन होता है? एल तरंगे। एल तरंगे सबसे खतरनाक या विनाशकारी होता है। यह सबसे ज़्यादा खतरनाक या विनाशकारी होता है। ठीक, अच्छा जी, ठीक है। और यह सबसे खतरनाक और विनाशकारी होता है। ठीक है सर, और क्या होता है? तो देखो, एल तरंगे जो है ना, इसका चाल 1.5 देख रहे हो ना, 1.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड से 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अर्थात इसका सर चाल अगर कोई पूछे ना कि कितना होता है, तो 1.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड से 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, अब देखिएगा, एल तरंगों को धरातलीय तरंग कहते हैं। एल तरंगे को धरातलीय तरंगे कहते हैं। एल तरंग को धरातलीय तरंग कहा जाता है। धरातलीय तरंग कहा जाता है। ये सर, एल तरंग को धरातलीय तरंगे कहते हैं। क्यों कहते हैं सर? क्योंकि यह केवल धरातल से ही होकर गुजरता है। यह केवल धरातल से ही होकर गुजरता है, इसलिए इसे धरातलीय तरंग कहते हैं। ठीक है दोस्त, तो आज हम लोग सारा के सारा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किए कि भूकंप क्या होता है, भूकंप के कितने प्रकार होते हैं, यानी भूकंप से कितने तरंगे निकलती हैं। 3 प्रकार की तरंगे निकलती हैं। भूकंप को किससे मापा जाता है, किस में स्टडी किया जाता है, सारा के सारा कॉन्सेप्ट आपको हम दे दिए। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे दोस्त, आप अपने दोस्त के यहाँ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुश रहें, मस्त रहें, इसी तरह से मेरा वीडियो देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।